Now today's topic is cell. Cell is a device which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो ये जो सेल की डेफिनेशन हो गई। अब आप लोग को पता है कि सेल में बेसिकली जो होता है वो केमिकल एनर्जी कैसे होती है। जैसे अगर आपके घर में अगर लेड एसीटेट की बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी आपने लोगों ने देखी होगी, इन्वर्टर बैटरी, तो उसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पूरे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है यहाँ पे, इन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे H2SO4 प्लस वाटर, या मतलब कहा जाए तो डाइल्यूट H2SO4 भरा जाता है, और इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं लेड के, दोनों ही लेड के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एक को हम लोग एनोड नेगेटिव लेते हैं। तो और फिर यहाँ पे हम लोग इसको बैट इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। ये इन्वर्टर है, तो ये इन्वर्टर क्या करता है कि जब लाइट चली जाती है तो इस बैटरी से एनर्जी लेता है और उसको फिर मॉडिफाई करके एसी में कन्वर्ट करके हमको देता है। और जब लाइट आती है तो वापस वो इन्वर्टर क्या करता है कि उस एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, जैसे कि ये जो बैटरी है वो हमारी चार्ज हो जाती है। तो हमको ये प्रोसेस नहीं पढ़ना है, ये तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि टाइप्स ऑफ बैटरी और इसमें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमको देखना पड़ना है। तो हमारे पास बात आती है फिर टाइप्स ऑफ बैटरी की। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, जो हाँ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों को याद रखने के लिए, नोट डाल के लिख दे रहे हैं। द सेल इज अ सोर्स ऑफ, सेल इज अ source of constant voltage but not constant current। ये एक थोड़ा सा बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन रहता है इस पे कि जो सेल है उससे हम लोगों को कांस्टेंट करंट मिलती है, तो नहीं, द सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, ये करंट को कांस्टेंट नहीं रखता है, ये हमको याद रखना है। और एक और है कि सेल से जो चार्ज फ्लो होते हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और सेल neither creates nor destroy charges। ठीक है, तो ये हमको चार्जेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सिर्फ इसमें चार्ज फ्लो होते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट से ही चार्ज को जो ये फ्लो करता रहता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा किसी क्लास में कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, तो प्राइमरी सेल वो होता है जिसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन टाइम यूज होता है, इसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट चार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि जो भी पेंसिल सेल आती है जो वन टाइम यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें प्राइमरी सेल का, तो प्राइमरी सेल के कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा पेंसिल सेल। ठीक है, इसके अलावा जो आपके घड़ी में यूज होता है बैटरी, बैटरी सब जो होती है वो क्या होते हैं आपके प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, कैन बी रिचार्ज, इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी में जो लगा हुआ है तो उसको हम लोग अगर देखें, बैटरी यूज्ड इन मोबाइल, बैटरी यूज्ड इन मोबाइल। और भी बहुत सारे सेल होते हैं जैसे डेनियल सेल, लेग्रांशिया सेल। ठीक है, तो ये सारे सेल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक, इन्वर्टर बैटरी ये सब जो है वो रिचार्जेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल। हमको यहाँ पे बेसिकली तीन टॉपिक पढ़ने हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला टॉपिक है हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ये आपको पता है कि अगर हमारे पास एक बैटरी है और उससे एक रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर दें बाया अ स्विच। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये स्विच को ऑफ स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा, वो लगा दें,
वोल्ट मीटर लगा दें। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पे एक हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पे अमीटर। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी, वोल्ट मीटर एंड अमीटर। होता क्या है आगे देखेंगे, फिलहाल आपको पता होगा वो वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर हम बैटरी को लगा दें और एक वोल्ट मीटर बैटरी के भी अक्रॉस लगा दें इस तरह, तो इस अभी जब ये स्विच ऑफ है तो ये वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा दैट इज द ईएमएफ। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of cell when no current drawn from it that potential difference is called EMF of cell। ठीक है, ये हमारे लिए ईएमएफ हो जाता है। इसको हम लोग कर्ली ई से डिनोट करते हैं ईएमएफ को, दिस इज ईएमएफ। ठीक है, आप अगर कॉपी में देखेंगे तो वो कैपिटल ई से भी डिनोट कर देता है कभी, तो इसको हम लोग बुक को कैपिटल ई से लिखेंगे, लेकिन हम लोग जब, क्योंकि हम लोग इसमें जब लिखते हैं क्या कहते हैं कॉपी में अपने से पेन से, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि तो कर्ली ई की तरह लिखेंगे, क्योंकि ई और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा, इसलिए हम लोग ये टर्म यूज करेंगे। ये बाद एक टर्म, अब एक टर्म आता है टर्मिनल वोल्टेज। द टर्मिनल वोल्टेज में क्या है, जैसे आपने ये देख रहे हैं कि ये अभी बैटरी लगी हुई है और सब लगा हुआ है। अगर आप बैटरी को ऑन कर दें, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, तो एज वी ऑन द स्विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। तो लिखा जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance or battery when some current is flowing some current is flowing through it, that potential difference is called terminal voltage। इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, दिस इज V। okay, now next topic is internal resistance। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है। द रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बैटरी के अंदर कहाँ से आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर इसलिए आ जाता है, इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉज क्या है वो अब देखते हैं। कॉज ये है कि आपको पता है कि जब हम लोग बैटरी में दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो है वो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मूव करेंगे। तो जब ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मूव करेंगे
तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के मूव करने की वजह से ये आपस में कोलाइड करेंगे, और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पे एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इनसाइड दी सेल। अब चाहे ये लिक्विड वाला सेल हो चाहे वो ड्राई सेल हो, जैसे पेंसिल सेल के अंदर हम बात करें तो पेंसिल सेल के अंदर भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, और ड्राई लिक्विड सेल जिसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो लिक्विड वाला होगा उसके अंदर ही मिलेगा और ड्राई सेल के अंदर नहीं मिलेगा, दोनों में हम लोगों को ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। तो इसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डी ले लें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के, क्योंकि जब जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके बीच में जो कोलिजन है वो बढ़ता जाएगा। दूसरा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट जितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट में डिप है वो ज़्यादा एरिया डिप करेगा तो कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक हमने बैटरी बनाई और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक भरा है और इसी बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक भर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, तो दोनों की लेंथ सेम है इलेक्ट्रोड की। अब यहाँ पे सिर्फ इतने पोर्शन पे आयन आएंगे, यहाँ पे इतने पोर्शन पे आयन आएंगे, तो जिस पे ज़्यादा पोर्शन पे आयन आएंगे तो उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा के ज़्यादा आयन आ पाएंगे तो उनके बीच में कोलिजन कम हो जाएगा, तो इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सी, टेम्परेचर। ये सब एकदम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। टेम्परेचर में क्या मतलब है कि जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि मोशन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा। एंड फिर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इस पे भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अब ये कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, सोचिए, जब हमारे पास कम आयंस होंगे तो उनके बीच में कम कोलिजन होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वहां पे हमारे पास हो रहा था कि जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे तो हमारा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि कोलिजन ज्यादा हो रहा था, तो वैसे यहाँ पे भी है। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो वो रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक रिलेशन है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रिलेशन है क्या, ये दो तरह से रिलेशन आता है। तो पहला रिलेशन हम देखते हैं क्या है। पहला रिलेशन में क्या होगा कि जो बैटरी है वो करंट को सप्लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि बैटरी जो है सर्किट में दे रही है, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। नाउ सपोज दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ बैटरी विद अ स्विच, ये ऑन स्टेट में है मान के चलते हैं,
ठीक है, मेरे पास कोई चार्ज है, लेट क्यू नॉट चार्ज इज मूव इन अ सर्किट। ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में मूव करेगा। तो जब ये क्यू नॉट चार्ज पूरे सर्किट में मूव करेगा, ये रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई है। और हाँ, एक चीज़ हम बताना पीछे भूल गए कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग जो है, ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी जब बनाते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसके निगेटिव टर्मिनल में लगा देते हैं ये। तो ये स्मॉल आर है, ये ईएमएफ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है बैटरी बनेगा। तो अब हम लोग जब भी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना चाहेंगे, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए बैटरी की निगेटिव छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, वही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस रिलेशन में क्यू नॉट चार्ज इज मूव इन अ सर्किट, क्यू नॉट चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो सोचो बैटरी को टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव करने में। ठीक है, तो नाउ लेट W is the work done by cell in moving Q naught in the whole circuit। जब हम बात करते हैं होल सर्किट, तो मतलब कि पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड द बैटरी एंड निगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी। पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड बैटरी एंड निगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी, ये दोनों चीजें होंगी अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, नाउ लेट W इज द वर्क डन बाय सेल इन मूविंग Q नॉट इन होल सर्किट, पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड द बैटरी एंड निगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी, ये दोनों के लिए पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W हो गया। इसी तरह से अब जरा सोचो, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल आर भी है, तो वहां पे सिर्फ कैपिटल आर में मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा। अगर हम ये देखें तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ओनली इन कैपिटल आर, लेट W prime is work done in moving Q naught only in capital R। ठीक है, कैपिटल आर में मूव करने में W प्राइम लगा। सिमिलरली हम लोग स्मॉल W ले लेते हैं, दिस इज स्मॉल W। स्मॉल W इज वर्क डन इन मूविंग Q naught only inside the battery, ओनली इनसाइड दी बैटरी। सिर्फ सेल के इनसाइड में जो निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है उसके लिए W है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन टर्म हुए, कैपिटल W, W प्राइम और स्मॉल W। तो आपको लग रहा होगा कि कैपिटल W इज इक्वल टू होना चाहिए W प्राइम प्लस W, क्योंकि कैपिटल W जो था वो पूरे सर्किट में, ये अगर हम ये सर्किट फिर से बना लें तो इस पूरे सर्किट में Q नॉट को मूव कर रहा था। तो लगा यहाँ से लेके पहले चार्ज यहाँ गया, फिर चार्ज यहाँ गया, फिर चार्ज यहाँ पे गया, फिर निगेटिव पे आया, फिर निगेटिव पॉजिटिव पे गया, फिर पॉजिटिव से फिर यहाँ आ गया। तो पूरे सर्किट में जो मूव किया वो W था। जो W प्राइम है, W प्राइम जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस में मूव करने में, या फिर सेल के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस से होते हुए निगेटिव तक मूव करने में, ये W प्राइम है। और स्मॉल w निगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड दी सेल। अब हम लोगों ने जितने जो चार्ज मूव किया वो क्यू नॉट था, तो मैं सब पे डिवाइड कर दूं क्यू नॉट को सबको, तो ये हो जाएगा दिस। अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या बोलेगी, देखो ये जो कैपिटल W अपॉन क्यू नॉट है, दिस गिव्स द ईएमएफ ऑफ सेल। W prime upon Q naught है, this gives the terminal voltage across the resistance R, and W upon W prime is the small v potential drop inside the cell। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ E is EMF, V is terminal voltage and small w is potential drop inside the cell।
अगर सेल से आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। और जो अच्छा, इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो यही करंट इसमें भी फ्लो करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी अगर आई करंट फ्लो करेगी तो स्मॉल v इज इक्वल टू भी हो सकता है स्मॉल आई इंटू आर। तो इन दोनों को उठा के अगर हम ऊपर वाले में रख दें, अगर इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, तो 1 2 3 में रखो, तो 2 3 से जो वैल्यूज हैं उसको निकाला जाए और रखा जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू, तो नाउ पुट 2 एंड 3 इन 1, तो यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आई कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई इज इक्वल टू हो गया E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमको करंट मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 को रखें 1 में, और वी ओनली पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1, तो E इज इक्वल टू आएगा V प्लस आई इंटू आर। तो यहाँ पे एक ये भी इक्वेशन बन के आता है, इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बन जाते हैं। और अगर हम लोग स्मॉल आर को मान लो कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल आर भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। ये चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक और चीज, अभी तक हमने ये देखा कि जो बैटरी है हमारे पास, वो बैटरी जो थी वो डिस्चार्ज हो रही थी, मतलब कि बैटरी जो थी वो डिस्चार्ज हो रही थी। मतलब इसका क्या है कि बैटरी से हम लोग करंट ले रहे थे और एक रेजिस्टेंस में पास करा रहे थे, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, ये EMF E है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, ये थी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी और सेल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। अगर बैटरी सेल चार्ज हो रही है, चार्जिंग ऑफ बैटरी, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सेल चार्ज किए जाते हैं, जैसे आपके मोबाइल में जो सेल लगा होता है, तो उस केस पे क्या होता है कि जो बैटरी लगी होती है उसके साथ में एक पोटेंशियल लगाते हैं और वो इस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस पोटेंशियल लगा देंगे, इसमें इंटरनल स्मॉल आर रहेगा पहले की तरह, और ये आर, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे ये चार्ज हो रही बैटरी। तो पहले क्या हो रहा था कि करंट बाहर निकल रहा था बैटरी से, जब बैटरी चार्ज होगी ना तो करंट बैटरी के अंदर जाएगा, और जब करंट बैटरी के अंदर जाएगा तभी बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो उस सिचुएशन में तो जो V इज इक्वल टू लिखा जाता है, इस सिचुएशन में जो डिस्चार्जिंग वाली होती है उसमें V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, ये आप पीछे देखे थे। और दूसरी केस में जिसमें बैटरी चार्ज हो रही होती है तो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस और जो ईएमएफ है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बैटरी के लिए डिपेंड करेगा, बैटरी की प्रॉपर्टी है। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज और करंट वो जो है वो सर्किट की प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग अलग अलग आर लेंगे तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, वी चेंज होता रहेगा, आई चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कैलकुलेटिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिंग ई एंड आर फ्रॉम ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ से भी निकलता है। ये ग्राफ कैसे बनता है आप जरा देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस और वर्सेस आई के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। वैसे तो यही यही दोनों वेरिएबल हैं। तो एक इक्वेशन आपने देखा था E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो आपको अगर ये इक्वेशन समझ में आ रहा है और यहाँ पे V और I जो है वो वेरिएबल है, तो आप इसको देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिखेंगे, या माइनस आई आर प्लस E लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है, तो माइनस आर कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अब आप जरा सोचिए
ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बन रहा है, जिसमें y और v है, x i है, m जो है वो माइनस आर है, मतलब जो स्लोप है वो माइनस आर के इक्वल है, और जो y इंटरसेप्ट है, जो y इंटरसेप्ट होता है उसे हम लोग लिख रहे हैं c से, और वो जो है हमारे पास e के इक्वल है। तो जो और जो स्लोप है देखिए वो निगेटिव है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो उसका ग्राफ कुछ निगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, तो ये उसका ग्राफ बनता है इस तरह, जिसमें ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये वाला पोजीशन, ये y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है वो e की वैल्यू होती है, और जो इसका स्लोप आता है उससे हम लोग r निकाल देते हैं, माइनस आर। ठीक है, तो माइनस नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस को बाद इग्नोर कर देंगे, मॉड ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ इस ग्राफ से निकाला जा सकता है। मतलब ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट देखेंगे, वाई इंटरसेप्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग देखेंगे स्लोप, मॉड ऑफ स्लोप, स्लोप का मॉड ले लेंगे। ये इतना काम करना होगा हमें। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग सेल। सबसे पहला पॉइंट, सपोज हमारे पास एक सर्किट है, वो जो ओपन सर्किट है, जैसे सेल लगा है और बैटरी लगी है, लेकिन तब भी ये ओपन है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसका ई ई है, यहाँ पे दो पॉइंट है ए बी, और ये ओपन सर्किट है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, तो अभी आपको दिख रहा है कि इसमें जो सर्किट है वो तो ओपन है, जब ओपन सर्किट रहेगा तो हमारे पास कोई करंट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे करंट जीरो हो गई, ओपन सर्किट। ठीक है, फिर दूसरा हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जब ए और बी के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही, तो इसलिए ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दो पॉइंट ले लें सी और डी, और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। अब क्योंकि कोई करंट नहीं पास हो रही, तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो V इक्वल आई आर से आता है, आई नहीं है तो वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो ये भी हो गया जीरो। ठीक, तो ये हमारे ओपन सर्किट के लिए याद रखना है कि ओपन सर्किट के केस में इस तरह से हम लोगों को करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी कैलकुलेट करना होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है ये। अगर किसी सेल में किसी भी ब्रांच पे सेल है या बैटरी है, तो उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। वेन एवर अ सेल और बैटरी is present in a branch, there must be some resistance। अब चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसका रीजन है कि आइडियल बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल बैटरी अगर कोई होगी तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल बैटरी तो होती ही नहीं, कहीं कुछ भी आइडियल नहीं होता है नेचर में, तो आइडियल नहीं होने की वजह से कोई ना कोई उसके अंदर रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। तो ये आपका हमारे पास एक टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से समझना है, इसे याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमारे आगे आने वाले टर्म एक है टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा,
सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एकदम उसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी आएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन उसके पढ़ाने के पहले हम एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ।